अच्छा, तो हमने हमारे लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि जो फ्रेडरिक विलियम होते हैं वो क्या करते हैं, क्राउन नहीं पहनता और मना कर देता है, कहते हैं नहीं भाई मैं जर्मनी को रूल नहीं करूंगा। क्यों नहीं रूल करूंगा? क्योंकि यार तुमने बोला है कि सारी पावर तो पार्लियामेंट के हाथों में है। मैं तो सिर्फ एज अ राजा हूँ, मैं तो सिर्फ वो स्टैंप मारूंगा, बाकी सारी पावर तो तुम्हारे हाथ में है। तो वो उसको छोड़कर मुनार के पास वापस चला जाता है। ठीक है। तो ये एक कारण होता है जिसकी वजह से जो जर्मनी होता है ना, उसका निर्माण क्या होता है, वो रुक जाता है। अब जर्मनी और इटली के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बैकड्रॉप देना चाहूंगी। जैसे मैंने बात करी थी, हमने डिस्कस करा था 1815 में क्या होता है। 1815 में जो नपोलियन होता है वो क्या करता है, हमारे एक वॉर हार जाता है। अब जब जो नपोलियन वॉर हारता है प्रैब कंट्रीज के साथ, तो एक ट्रीटी साइन होती है। कौन सी ट्रीटी थी वो? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में प्रैब कंट्री प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील क्या लिखते हैं कि ब्राजीली ब्रिटिश क्या लिखते हैं कि जो सेटलमेंट ऑफ यूरोप होगा। ठीक है। यूरोप का सेटलमेंट मतलब उसमें आता है कि जो कंट्रीज है हम उसको क्या ले लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। तो उसी में क्या होता है, जो जर्मनी होती है ना, वो किसके अंडर आ जाती है, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि अब हम जर्मनी पे क्या करेंगे, राज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को वो अंदर ले लेता है। अच्छा, तो अब चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ना हमें कुछ कारण पता होने चाहिए कि भले ही जर्मनी में वो रोमांटिसिज्म, लैंग्वेज, नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी आने लगी थी, तो भी इनका जो निर्माण है, जो यूनिफिकेशन है, वो इतना लेट क्यों हुआ। अच्छा, इसके कुछ कारण है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कारण ये था कि वहां के जो लोग थे ना, कुछ लोग बोल रहे थे, मतलब लोगों की सोच एकदम अलग हो रही थी। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि हम चाहते हैं, जर्मनी में एक जगह है हेनोवा। ठीक है, वो चाहते थे कि हम जर्मनी पूरी कंट्री हेनोवा के अंडर आना चाहते हैं। बाकी के दूसरे लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम प्रूशिया के अंडर आना चाहते हैं। अब जर्मनी में एक, ये जो जर्मनी है मैं पहले बता देती हूँ, ये 39 स्टेट से मिलके बना है। जैसे हमारा इंडिया 28 स्टेट से मिलकर बना है, वैसे जर्मनी की बात करें तो ये 39 स्टेट से मिलकर बना है, जो नपोलियन ने एक जगह करी थी, है ना। नपोलियन याद है, उसने क्या करा था, जो स्टेट्स वगैरह इनको क्या किया था, यूनिफाई कर दिया था। तो जो प्रूशिया है वो सबसे पावरफुल स्टेट है। प्रूशिया सबसे पावरफुल स्टेट क्यों है? क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, तो प्रूशिया क्या एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम हैनोवा, हैनोवा भी एक जर्मनी में स्टेट है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम हैनोवा के अंडर आना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम प्रूशिया के अंदर। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, फेडरल सिस्टम फॉलो होना चाहिए कंट्री में। फेडरल मतलब कि लोगों से मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल डिस्पैरिटी आ रही थी, लोगों की सोच डिफरेंट थी। दूसरा इसमें यह था कि ऑस्ट्रिया का इंटरफेरेंस था। जो ऑस्ट्रिया हमारी कंट्री थी, उसका इंटरफेरेंस मतलब उसका कंट्रोल था। ट्रीटी ऑफ वियना में कंट्रोल दे दिया था ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो काफी लेट हो रहा था। तो यहाँ के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि नहीं, मतलब जो हेड था कह रहा था नहीं भाई, मैं जर्मनी को नहीं छोड़ूंगा, ये वो। तो इसलिए क्या हुआ, ये थोड़ा लेट हो गया। तीसरा कारण हमारा बन सकता है कि इस कंट्री की जो क्या थी, काफी वीक आर्मी थी। आर्मी क्या थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी। वरना अगर आर्मी स्ट्रांग होती तो इन लोगों को तो एक बारी में ही से भगा देते। तो आर्मी क्या थी, स्ट्रांग नहीं थी। चौथा रीजन ये था कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनका काफी ज्यादा कंट्रोल था जर्मनी के ऊपर। अब फॉरेन कंट्री कैसे, जैसे बात करें हम फ्रांस की। अब फ्रांस का जर्मनी के ऊपर क्या कंट्रोल, फ्रांस का जर्मनी से क्या रिलेशन। अब जर्मनी जर्मनी में ना रोमन कैथोलिक्स रहते थे। और जो फ्रांस होता है ना, वो रोमन कैथोलिक्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रोमन कैथोलिक्स को फेवर करते हैं। और जर्मनी में रोमन कैथोलिक्स रहते थे। तो इसलिए फ्रांस जर्मनी को ऊपर कब्जा करना चाहता था। दूसरा, ब्रिटिश भी कब्जा करना चाहता था। मतलब ब्रिटिश की बात करो तो स्पेसिफिकली इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों कब्जा करना चाहता है? क्योंकि जो जर्मनी में ये जो जगह है हैनोवर, यहाँ से एक आदमी इलेक्ट किया गया था और वो इंग्लैंड का क्या था, वो इंग्लैंड का राजा बना दिया गया था, है ना। हैनोवर से एक आदमी इलेक्ट किया और वो इंग्लैंड का राजा बना दिया। तो इसलिए ब्रिटेन भी चाहता था, इंग्लैंड भी चाहता था कि जर्मनी उसका हो जाए। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इनका यूनिफिकेशन, जो एकीकरण है, वो डीले हो रहा था। अब यहाँ पे बात आती है ऑटोमैन बिस्मार्क की। अब ये ऑटोमैन बिस्मार्क कौन है, कैसे बात आती है, अब मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, जर्मनी में मैंने आपको बताया था कि वो फ्रैंकफर्ट सिटी, वहां पे एक चर्च में, चर्च का नाम क्या था, चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, वहां पे क्या थे, लोग एकत्रित हो गए थे, है ना। वो असेंबली, नेशनल असेंबली बनाने वाले थे, लेकिन रॉबर्ट विलियम ने बोल दिया था कि नहीं भाई, मैं तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं मोनार्क को सपोर्ट करूंगा। और वो वहां से छोड़कर चला जाता है। ठीक है, पहला, सबसे पहला कारण तो ये होता है कि इनकी यूनिफिकेशन डिले होती है। आपने, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्मी क्या करती है, डिसबैंड कर देती है। ठीक है, मिडिलमैन बीच में आ जाते हैं, मिडिलमैन कंट्रोल टेक ओवर करते हैं और लोगों की नहीं सुनते। तो आर्मी क्या करती है, मिडिलमैन को, उसको सबको डिसबैंड कर देती है। अब जो सपोर्ट मिल रहा था ना आर्मी
और जो मोनार्क था उसको सपोर्ट मिल रहा था प्रूशिया का। ठीक है, अब प्रूशिया, अब ये जो ऑटोमन बिस्मार्क है ये प्रूशिया का क्या था, चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है जर्मनी के यूनिफिकेशन में। अब कैसे है, जो प्रूशिया है ना उसका चीफ मिनिस्टर था ओटोमन, और ये ओटोमन बिस्मार्क का सपोर्ट मिल रहा था वहां की आर्मी को, जर्मनी के लोगों को। ठीक है, तो क्या हुआ, ओटोमन बिस्मार्क ने ना जो कौन से लोग हैं लैंड ओनर जिनको चंकर्स बोलते हैं उनके साथ मिलके ना वॉर छेड़ दी। ठीक है, उसने 3 वॉर छेड़ी। एक उसने छेड़ी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था जर्मनी पे। दूसरा उसने फ्रांस के अगेंस्ट, क्योंकि फ्रांस भी क्या चाहता था, जर्मनी को टेक ओवर करना चाहता था। तीसरी थी डेनमार्क। तो इसने 3 वॉर छेड़ी जो इसने 7 साल में जीती। ठीक है, तो वॉर क्या हुई, फाइनली जीती गई, और इसने 7 साल में वो वॉर क्या करी, जीती। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रूशिया था, ठीक है, वो जीत जाता है, और जर्मनी का क्या होता है, फाइनली एकीकरण हो जाता है। इन्होंने क्या लगा, जर्मन राष्ट्रीय सभा के विफलता, फेलियर के बाद पर्शिया के मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के नेतृत्व को हाथ में लिखा। ठीक है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में मुख्यमंत्री प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, प्रजा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब क्या हुआ कि जब ये लोग जीत वीत गए, जब जर्मनी इनका क्या हो गया, एकीकरण हो गया, तब 18 जैन को इन्होंने मेंशन नहीं किया, तब 18 जैन 1871 को क्या हुआ, असेंबली बुलाई गई। ठीक है, असेंबली में क्या हुआ, हमारे प्रिंस आए, प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट। ठीक है, जर्मन के प्रिंस आए। दूसरा हमारी आर्मी के लोग आए। तीसरा ये ऑटोमन बिस्मार्क भी आए, ये जो मिनिस्टर है प्रूशिया के, ये 3 लोग आए। अब इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, इन तीनों ने मिलकर किंग केसर विलियम को यहाँ का क्या बना दिया, राजा विलियम को, इसका पूरा नाम है किंग केसर विलियम वन को यहाँ का क्या बना दिया, एम्परर बना दिया। ठीक है, अब इनकी ये कौन था, जो विलियम द्वितीय अंतिम जर्मन सम्राट केसर और पर्शिया के राजा थे, जिन्होंने 15 जून 1818 से नवंबर 1980 तक जर्मन साम्राज्य और पर्शिया साम्राज्य पर शासन किया। इन्होंने प्रूशिया और जर्मन साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब बात आती इटली की। इटली का निर्माण क्यों डिले हुआ, इटली कहां से निकल के, इटली का निर्माण क्यों डिले हुआ। अब बात करें इटली की, तो इटली ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे पहले मैं बात करूंगी नॉर्थ की, ये था मेरा सेंट्रल, और ये था साउथ। अब ये जो नॉर्थ था ना, ये भी क्या था, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल के अंदर था। जर्मनी भी किसके था, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल। और इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो किसके अंदर कंट्रोल था, ऑस्ट्रिया के अंदर कंट्रोल। सेंट्रल जो बीच का जो मध्य पार्ट है इटली का, वो कौन कंट्रोल करता था, पोप। पोप यहाँ के एम्परर का नाम है। अब साउथ का एरिया कौन कंट्रोल करता था, साउथ का एरिया कंट्रोल किया जाता था बर्बन फैमिली और स्पेन के द्वारा। बर्बन फैमिली कंट्रोल करती थी स्पेन की, वो भी। तो ये सीन था। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, अब इनका यूनिफिकेशन डिले इसलिए हो क्योंकि जो सेम रीजन जर्मनी में थे वो यहाँ पे भी थे। इसमें क्या हुआ, मैंने इटली के आप बात करी थी उसकी, गुसिपी मैजिनी की, वो इटली का था, उसने यंग इटली चलाया था। अभी उस पे मैं वापस आती हूँ। अब इटली का जो निर्माण है, इटली का एकीकरण डिले क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ, उनके भी यही कारण थे। सबसे पहले तो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, लोगों के सोच में मतभेद था। गुसिपी मैजिनी और एक दूसरा बंदा है, उसका नाम है गैरीबैल्डी। वो चाहते थे कि ना जो इटली इटली हो वो रिपब्लिक हो, मतलब कि जो वहां का राजा हो वो इलेक्टेड पर्सन हो, लोग चुने उस राजा को। ठीक है, ये 2 लोग तो गुसिपी और हमारा दूसरा था गैरीबैल्डी। ठीक है, वो चाहते थे कि रिपब्लिक बने। दूसरा एक थी जियोबर्टी। जियोबर्टी चाहता था कि फेडरेशन नेशन बने, लोग ही चलाएं इसको। ठीक है, फेडरेशन नेशन बने। तो और दूसरा कारण ये था कि डोमिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज थी। पहला रीजन तो था पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, लोगों की सोच अलग अलग थी। कुछ लोग क्या चाहते थे, दूसरा जो बाहर की कंट्री थी उनका पावर ज्यादा था इनकी कंट्री पे। ठीक है, और उसके बाद क्या था, एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने बताया कि रोल ऑफ पोप, सेंटर जो ये पोप था जो हमारे सेंटर में था, इसका भी काफी ज्यादा रोल है। इसका क्या रोल है, लोग इसको बोल रहे थे कि भाग जाओ, देश छोड़ के भाग जाओ, अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, लेकिन ये इतना जिद्दी था कि ये जा ही नहीं रहा था। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले जो इटली है ना वो 7 स्टेट से मिलके बना है। किससे, 7 स्टेट से। और इसमें जो सबसे पावरफुल स्टेट है उसका नाम है सर्डेनिया पाइडमोंट। ठीक है, इधर आप नाम देखोगे आगे, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इटली 7 स्टेट से मिलके बना है, और जो सबसे पावरफुल स्टेट है वो क्या है, सर्डेनिया पायरमोंट। अब यहाँ का जो रूलर था उसका नाम था विक्टर इमैनुअल। यहाँ के रूलर का क्या नाम था,
विक्टर इमैनुअल। अभी इतनी चीज याद रखो, ठीक है। अब पहले हम ये रीड करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने बोल रहा है जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंड, फ्रेगमेंटेशन का एक लंबा इतिहास है। राजनीतिक विखंड मतलब पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, लोगों की सोच अलग थी। गुसिपी और हमारे गैरीबल्डी चाहते थे कि देश रिपब्लिक बने, वहीं जियोबर्टी चाहता था कि ये क्या बने, हमारी फेडरेशन नेशन बने। ठीक है, इसका एक लंबा इतिहास है, हम डीपली नहीं जाएंगे। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पाइडमोंट में एक इतालवी राजधानी का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैम्सबर्ग के अधीन था। मध्य लोक पे पोप का शासन था, मैंने बताया ना। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्गो के अधीन था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर था वो पार्ट, ठीक है। मध्य इलाकों पर पोप का रोल था और शासन स्पेन के बर्बन फैमिली रूल करती थी। अब इटली का निर्माण कैसे हुआ? 1830 के दशक में गुसिपी मैज़िनी ने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाई थी। अब मैं बात करूं उसकी, गुसिपी मैज़िनी की, हमने उसकी बात करी थी इटली में। उसने क्या बनाई थी? उसने हमारा बनाया था, क्या बोलते, सीक्रेटिव सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम था यंग इटली। पर क्या वो ना फेल हो गई, उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया गया। जो पावरफुल सोसाइटी थी, जो हमारी जो बनी थी प्रूशिया रशिया, उन्होंने क्या कर दिया था, इसको सप्रेस। तो यंग इटली क्या हो गया था हमारा, फेल। गुसिपी मैज़िनी का आइडिया क्या हो गया, फेल। वहां से निकल के आता है फिर मेरा विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने एक कैवर अपॉइंट किया, ठीक है, जिस बंदे का नाम था, उस बंदे का नाम था कैवर। उसने अपॉइंट किया। अब जो कैवर था वो काफी स्मार्ट पर्सन था। स्मार्ट मतलब उसको अकल थी कि कैसे क्या काम करना है। वो फ्रांस के पास गया, ठीक है, उसने फ्रांस के साथ क्या बनाई, एक अलायंस बनाई। उसने फ्रांस को बोला कि ऑस्ट्रिया का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो रहा है इटली पे, ठीक है, और सब जगह तुम खुद भी देख रहे हो। फ्रांस ने बोला हाँ बात तो सही है तुम्हारी। तो क्या किया फ्रांस ने और कैवर ने मिलकर, जो हमारा इटली का था, उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को भगा दिया, ऑस्ट्रिया को। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यंग इटली नाम की एक गुप्त संगठन भी बनाई थी, ठीक है। 1831 और 1844 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डेनिया पाइडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल, मतलब सर्डेनिया पाइडमोंट का जो एम्परर था, जो वो था विक्टर इमैनुअल, पर आ गई थी। अब इसके ऊपर थी पूरी टेंशन, इसको यूनाइट करना था हमारी, किसको, इटली को। अब सार्डिनिया के मुख्यमंत्री काउंट कावुर ने ऑस्ट्रिया पर काबू पाने और इटली के उत्तरी क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए फ्रांस के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाया, डिप्लोमेटिक टाइज जिसे बोलते हैं, ठीक है। किसी के अगेंस्ट जाने के लिए जब हम एक संगठन बनाते हैं उसको बोलते हैं हम डिप्लोमेटिक टाइज। अब इन्होंने ये बनाकर क्या किया, फाइनली ऑस्ट्रेलिया को भगा दिया। अब आगे पढ़ना, 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकत्रित इटली का राजा घोषित किया गया। अब फिर क्या किया, जो इमानुएल विक्टर इमानुएल टू है, उसको क्या किया गया, इटली का राजा बना दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को तो भगा दिया, नॉर्थ भी फ्री हो गया हमारा, साउथ भी एरिया फ्री हो गया, बचा क्या, सेंट्रल वाला। अब अगर देखा जाए इन्होंने सेंट्रल की बात करी है या नहीं, हाँ, तो तो नॉर्थ वाला पोर्शन ऑस्ट्रेलिया से तो जीत लिया। अब वहां तक हम साउथ की बात करें तो साउथ में क्या होता है, जो गैरी बैल्डी होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो कुछ जिसकी सोच थोड़ी अलग होती है मैजिनी से, वो पीजेंट के साथ आके क्या करता है, वो अटैक कर देता है साउथ इटली पे। जो साउथ इटली का जो बर्बन एम्पायर के द्वारा स्पेन, बर्बन फैमिली ऑफ स्पेन के द्वारा जो रूल किया जा रहा है, उस पर अटैक कर देते हैं। देन वो वाले बर्बन लोग भी भाग जाते हैं, तो नॉर्थ भी फ्री, साउथ भी फ्री, बचा क्या, सेंट्रल। अब पोप ये देखता है कि यार इन लोगों ने तो नॉर्थ के उसको भी भगा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ठीक है, बर्बन फैमिली को हरा दिया, अब मैं क्या चीज हूँ। उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वॉर से वो जीत जाए, या अपनी राजगद्दी उनको सौंप दे। अब वो सोचता है उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो वो क्या करता है, आराम से अपनी राजगद्दी दे देता है, और 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को इटली का रूलर बना दिया जाता है। अब इसने मैजनी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें इतलावी इसके बारे में, गुप्त संस्थापक के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया हुआ है, ठीक है। अब गुसिपी गैरीबल्डी, देखो गैरीबल्डी की मैंने बताया को हीरो ऑफ द रेड शर्ट बोला गया। हीरो ऑफ द रेड शर्ट क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, साउथ साउथ जो इटली का एरिया था उसको आजाद करवाया था। देखो यहाँ पे पढ़ो के रूप में जाना जाता था। इसे इतालवी एकीकरण की तलवार के रूप में भी जाना जाता है। इतालवी मतलब साउथ वाले। उन्होंने पहली मिसिली पर आक्रमण किया, उनसे विक्टर इमैनुअल के पीडामाउंट सर्डेनिया में शामिल होने का आग्रह किया। उसने सभी विजित भूमि इसके अलावा कहा, हाँ हाँ, इन्होंने वही चीज बताई जो मैंने आपको बताया कि साउथ साइड को जीत लेता है पीजन की वजह से अटैक करके। अब आती है इसमें बारी काउंट कैमिलियो डी केवर। पैडमाउंट के मुख्यमंत्री काउंट कैवर ने फ्रांस के साथ गठबंधन बनाने में सम्राट की सहायता करी।
अब गठबंधन बन गया, कंट्री बनाने में एक सारे लोग साथ में आते, तो उनमें से ये भी एक थे। 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सैनिकों पर विजय प्राप्त की। काउंट केवर एक इतालवी राजनेता और इतालवी एकीकरण आंदोलन में एक प्रमुख भागीदार थे। इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर आपको याद है फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को अब हमने यहाँ पे देख लिया हमारा जर्मनी आजाद हो गया, इटली आजाद हो गया। अब बारी आती है ब्रिटेन की। आपको पता है जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था, वो 18 सेंचुरी से पहले तो कोई नेशन था ही नहीं। वो कुछ था ही नहीं, ना कंट्री ना नेशन कुछ। वो बस क्या था, कुछ लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें हमारे इंग्लिशमैन आ जाते हैं, वेलिश आ जाते हैं, जो लोग स्कॉटिश बोलते हैं, ठीक है, ये लोग आ जाते हैं। अब आप देखोगे जहाँ पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग लोग होते हैं, वहां पे क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटी, डिफरेंट कल्चर होते हैं, लोगों में ना उतनी यूनिटी नहीं आती। पर हुआ क्या था, ये ना धीरे धीरे कर कर ना एक इम्पोर्टेंट, एक वो बड़ी संगठन बनते जा रहे थे, ठीक है। तो पहले तो यूनिटी नहीं थी, फिर साथ में क्या हुआ, ये लोग पावरफुल होने, धीरे धीरे वेल्दी भी होने लग गए थे। क्या हुआ, फिर इन लोगों ने मिलकर ना एक इंग्लिश पार्लियामेंट शुरू करी। इंग्लिश पार्लियामेंट हमारी कहाँ थी, सेंटर ऑफ इंग्लैंड में थी। अब इस पार्लियामेंट में ना क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन 1704, यहाँ पे लिखा है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास किया। अब इस एक्ट ऑफ यूनियन में था क्या, मैं आपको बताती हूँ। किसके बीच में बिटवीन हुआ था, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। अब ऐसा क्यों हुआ, स्कॉटलैंड के बीच में क्यों फॉर्म हुआ और क्या था इसके पीछे, इसके बारे में आगे देखते हैं। ये देखो, अंग्रेजी प्रभुत्व वाली संसद और स्कॉटिश की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को वास्तविक रूप में दबा दिया गया। अब जो था ना स्कॉटिश पीपल, अब इस एक्ट ऑफ यूनियन में क्या लिखा था कि जो स्कॉटिश लोगों की लैंग्वेज है, भाषा है, जो कल्चर है, उनको क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। दबाने को क्या बोलते हैं हम, सप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है, एकदम बंद कर दिया जाएगा। और जो ब्रिटिश है, जो इंग्लैंड है, वो क्या कर लेगा, डोमिनेट कर लेगा, स्कॉटलैंड को क्या कर लेगा, अपने काबू में कर लेगा। स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। एक योजना, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करी उन्होंने, और वहां की संस्कृति सब कुछ को ये खत्म करने वाले थे। अब स्कॉटलैंड हाईलैंड की निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। अब वहां के जो क्रुच ग्रुप थे, जिनको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी, उन्होंने इसका रिवॉल्ट करना शुरू किया। अब उन्होंने जो रिवॉल्ट किया, उसका नाम था, रिवॉल्ट का नाम था वोल्फ टन। जो इन्होंने रिवॉल्ट किया उसका नाम था वोल्फ टन। पर ये क्या हुआ, हार गए, दबा दिए गए, सप्रेस कर दिए गए, ठीक है। तो 1801 में जो स्कॉटलैंड क्या था, वो हार जाता है। स्कॉटलैंड हार जाता है, तो अब वो क्या बन जाता है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन जाता है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, स्कॉटलैंड हाईलैंड्स ने लोगों को अपनी गौलिक भाषा बोलने, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पे, हाँ उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया था, उनको अपनी लैंग्वेज तक नहीं बोलने दी, अपने कपड़े तक नहीं पहनने दी, जो उनका कल्चर था, ड्रेस व्रेस, वो भी पहनने नहीं दिया। तो उन्होंने इस तरह से स्कॉटलैंड को काबू कर लिया। अब आयरलैंड में भी बताऊं क्या हुआ, आयरलैंड में भी इन्होंने सेम स्ट्रैटेजी यूज की। आयरलैंड में भी दो तरह के लोग रहते थे, ठीक है, कैथोलिक रहते थे और दूसरे का इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है, वो लोग रहते थे और उनको सपोर्ट था ब्रिटिश का। अब जो कैथोलिक्स थे वो अगेंस्ट जाने लगे, वो रिवॉल्ट करने लग गए कि नहीं भाई, उन्हें ब्रिटेन का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें नहीं बनना, तो उन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया। ब्रिटेन ने क्या किया, उन्हें सप्रेस किया, दबा के काबू कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को क्या किया, अपने हाँ कब्जे में कर लिया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर ब्रिटिश सांस्कृतिक चिन्ह लगाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। तो यहाँ पे हमारे ये खत्म होता है। अभी क्वेश्चन क्या है, इटली की एकीकरण एवं विभाजन की विवेचना है, करिए, कीजिए। सबसे पहले आप ये बताओगे कि इटली हमारा 7 स्टेट से बना हुआ है, जिसमें सार्डिनिया, पाइडमोंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप गुसिपी मैज़नी के बारे में बात करोगे, उसने यंग इटली चलाया पर वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इमानुअल निकल के आता है। इमानुअल ने क्या क्या किया, उसने केवर को अपॉइंट किया, केवर को अपॉइंट किया, उसने फ्रांस के साथ संबंध बनाए, ठीक है। तो ऐसे ही आप अभी जो मैंने आपको बताया उसको पॉइंट्स में 5-6 पॉइंट्स में करके बता देना। ओके, अब हम आगे पार्ट में देखेंगे कि इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म और आगे कैसे बढ़ता है।